भनवर जी सर नमस्ते। मैं एक वीडियो आपका देख रहा था कि आपने पहले 18 लाख या कुछ आपका एनुअल इनकम का जॉब था वो आपने छोड़ा या बिजनेस था, ऐसा क्यों किए, कैसे हुआ ये? सर्वप्रथम हमने खाटू श्याम जी में खारडे की जमीन जिसका पीएच 8.5 से भी ऊपर था, उस जमीन के अंदर हमने सब्जियां लगाने लगे तो गांव वाले हंस रहे थे, स्टैंड वाले। तो उससे दुखी होकर के मैंने चलते चलते पूरे सेटअप को बंद कर दिया। मेरे को नहीं करना काम। जैविक खेती करने वाला किसान को जिंदा रखने का नैतिक दायित्व समाज का है। किसान के पास में सही बात बताने वाले कम जाते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचने वाले ज्यादा जाते हैं। हर सीजन में लूटता है तो किसका भरोसा करे वो। तो जो मार्केट में हमें ऑर्गेनिक के नाम में मिलता है, किसान क्या वो मुनाफा कमा पा रहे हैं? जो खुद डायरेक्ट किसान अगर बेच रहा है तो वो मुनाफा कमा ही रहा है। जो ये हाइड्रोपोनिक्स ये सारे लोग करते हैं, तो शायद छोटा किसान ये ना कर सके। 1% लोगों के लिए तो आप हाइड्रोपोनिक लगा दोगे, छोटा नहीं भाई साहब। पेट भरने के लिए 150 करोड़ लोग हैं आपके पास। जैसे सदगुरु ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, धरती बचाओ सॉइल बचाओ, तो आपको लगता है कि 15-20 साल बाद भी ऑर्गेनिक खेती हो पाएगी जिस तरीके से हम अपने मिट्टी को बर्बाद करते जा रहे हैं? नहीं होगी, वो तो नेचुरली सी बात है। अगर मिट्टी को खराब कर दोगे तो क्या ग्रीन हाउस में आज के डेट में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? रेजिड्यू फ्री उत्पादन कर सकते हैं हम लोग। आप सब्सिडी में मानते हैं? मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी किसी भी प्रकार से। मान लो किसी का बच्चा टमाटर नहीं खाता है या लौकी नहीं खाता है, खीरा नहीं खाता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बच्चा खीरा खाने लग जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों और मेरे दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान है श्री भनवर सिंह पिलीबंगा सर। भनवर सिंह पिलीबंगा सर ने जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भारत में बहुत काम और रिसर्च किया है, और आज के एपिसोड में हमने इस टॉपिक पर काफ़ी इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन किया है। आप में से कई सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पॉडकास्ट बनाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप गेस्ट को कब बुलाओगे? जी हाँ मेरे दोस्तों, यही है वो एपिसोड। इस एपिसोड में हमने बात किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या तकलीफ आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भविष्य क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है, और साथ ही साथ भनवर जी की कहानी के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ बात किया है। तो मैं चाहता हूँ आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर भनवर सिंह पिलीबंगा ऑन एग्री टॉक। भनवर जी सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, आपने जयपुर से मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी एक योग था कि आपकी जो मुहिम है जैविक खेती, एक्चुअली जो काम करने वाले लोग हैं उनको ढूंढ करके लाना जी, और उन्होंने जो आज तक कोई काम किया है उसको आगे आम किसान तक पहुंचाने की जो मुहिम आपने चलाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, हमारा उद्देश्य जैसे आपने बोला, आपका जो सीख है, आपका नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा साथ ही साथ खुद भी सीखना, क्योंकि आपके इतने साल के अनुभव होंगे, उससे हम भी कुछ सीखेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ सीखेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं आपके थोड़ा छोटे परिचय से। आप एक ऑर्गेनिक किसान हैं, कई सालों से आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं क्षेत्र में। आपकी ये कहानी शुरुआत कैसे हुई? मतलब मैं एक वीडियो आपका देख रहा था कि आपने पहले 18 लाख या कुछ आपका एनुअल इनकम का जॉब था वो आपने छोड़ा या बिजनेस था, और फिर आप खेती की तरफ आ गए। ऐसा क्यों किए, कैसे हुआ ये? एक्चुअल में छोटे, शायद मेरे से छोटा कोई किसान नहीं होगा खेती किसानी के अंदर। मेरे पिताजी के 5 बीघा जमीन आती है। अच्छा। राजस्थान की 5 बीघा, 5 भी नहीं 4 बीघा जमीन, पेरेंटल जो हिस्सा आता है जमीन का जी, उसमें से हम 3 भाई है तो हमारे 1-1 बीघा जमीन पाती है। 1 बीघा कितना होता है एकड़ में? एकड़ से कम होता है। एकड़ से यानी कि 1.5 एकड़ का 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। अच्छा। तो अब आप देख लीजिए, एकड़ भी नहीं है। बचपन में शौक था खेती करने का, गांव में जमीन रेंट पर लेकर के थोड़ी बहुत जमीन लेकर के काम किया, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था कि भाई ये बंदा पिलीबंगा ही रहे। तो वहां पर मेरे को लॉस लगे उसके अंदर। तो अच्छा। बचपन में जब लॉस लगे, क्यों हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं
जब कोई रोजगार नहीं होता तो जमीन रेंट पर लेते हैं और खेती करने लग जाते हैं। तो मैंने भी वही डर अपनाया। उसमें नुकसान हुआ तो मैंने छोड़ करके हम लोग जयपुर की तरफ आ गए। अच्छा। जयपुर आने के बाद में हमारा एक ही लक्ष्य था, सिर्फ पैसा कमाना। क्योंकि आपने शायद वो आपका उद्देश्य बचपन से था कि पैसा कमा, क्योंकि वो शायद आपने देखा नहीं मेहनत खूब करी बचपन से ही। एक था कि गरीबी की जिंदगी से जीना तो मरना ही अच्छा है, या तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। मैं अपने आप को गरीब कहलाना और सुनना पसंद नहीं करता था, इसलिए हमने मेहनत करी वहाँ पर। वहाँ से हम जयपुर आ गए। जयपुर में भी एक टाइम का खाना खाया, कभी होता था कभी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे किस्मत ने साथ पकड़ा। जमीनों के काम किए, जमीनों के कामों में धीरे धीरे 2 रुपए आए तो शराब के जो ठेके होते हैं जिसे हम राजस्थान में, वो हमने लिए। कैसे भी पैसा आए घर में। उस समय एक ही टारगेट था कि हमारे को जयपुर के अंदर स्टेब्लिश होना है और पैसा कमाना है। और भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा। जयपुर में खुद का मकान भी हो गया, सब कुछ हो गया। परिवार, बीवी बच्चे वगैरह सब जयपुर में आ गए। अब कुदरत वापस कहती है कि एक बार स्टेब्लिश कर दिया तेरे को, अब तू, मुझे जिस चीज के लिए बनाया गया है वो मुझसे काम कुदरत ने करवाना था। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी हो गई थी कि मिसेज के गठिया की प्रॉब्लम है, बच्चे के भी कुछ छोटी मोटी है कि लड़का है उसके भी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में सबसे बड़ा जो योगदान रहा, हम हमारे गुरुजी के आश्रम पर गए। गुरुजी के आश्रम में, पहाड़ी क्षेत्र में आश्रम था, तो वहां पर हमने बंदरों से परेशान थे, पक्षियों से परेशान थे, मिट्टी भी नहीं थी, पथरीली जमीन थी। बाहर से मिट्टी ला करके हमने छोटा सा 800-900 मीटर का खुद ने ग्रीन हाउस तैयार किया। अच्छा। शेड नेट हाउस। ना हमने किसी कोई कंपनी की सहायता ली, और वो इसलिए तैयार किया कि वहां पर बंदर वगैरह नहीं आए। हमें ग्रीन हाउस के जब तक कोई फायदे के पता नहीं था कि भाई इसके अंदर सब्जियां लगाएंगे तो कीड़े भी नहीं आएंगे और वो भी नहीं आएंगे। हमें सिर्फ बाहर से कोई परेशानी नहीं हो और हमारी सेफली सब्जी उत्पादन कर ले आश्रम के लिए जी। वो 3-4 महीने तक हम लोग वेल्डिंग मशीनों से काम करते रहे, बनाते रहे। तो बैठे बैठे एक मन में विचार आया कि अपने क्यों नहीं अपनी छत के ऊपर भी सब्जी लगाए। ये इतना बड़ा किया, छोटा सा मॉडल अपनी, भाई छत भी तो पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, बाहर से मिट्टी ला करके डाल रहे हैं तो छत पर बनाए। ये इस विचार को मन में किया। दूसरे दिन गुरुजी ने उसका हिट दे दिया। गुरुजी ने कहा कि भाई आने वाले टाइम में ये ऐसे जो तिरपाल के नेट, वो तिरपाल बोलते थे कि तिरपाल के नेट है, ये आने वाले टाइम में लोगों के छोटे छोटे छतों पर लग जाएंगे। बस मेरे लिए वो एक इशारा काफी था। ना आगे का देखा ना पीछे का देखा, मैंने सबसे पहले मेरी छत के ऊपर शेड नेट हाउस तैयार किया। ठीक है। वो शायद आज खुल रहा है, वो छत के ऊपर दूसरा मकान बन रहे हैं, अब खुल रहा है वो धीरे धीरे। अब आज उसको निकाल रहे हैं हम लोग। खूब उसके अंदर मेहनत किया, सब्जियां लगाई, फेल हुए, फेल होते गए, एक एक चीज पकड़ में आती गई, काम करते गए। बिना जहर का करना था घर में, भाई उद्देश्य यही तो था ना। सब्जियां तो बाजार में मिलती है बिना जहर की, बिना फर्टिलाइजर के। उस काम को करने में ये मान के चलिए कि लास्ट में तो ये हालत हो गई कि एक दिन तो मैं बैठा बैठा रोने लग गया। मगर प्रभु यार, ये कौन सी लाइन दी है तूने मेरे को? मजदूर की तरह मैं काम कर रहा हूँ और सब कुछ, प्लॉट 2-3 कोई जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई, और काफी मैंने फिर गाँव मेरे प्लॉट थे उनमें एक शेड नेट हाउस और बनाया जिसमें मैंने टमाटर लगाया। कोई मेरा दोस्त बाहर से बीज लेके आया था, 18 फुट हाइट के टमाटर लग गए थे उसके अंदर। अच्छा। हाँ, ये बात है आज से 8 साल पहले की। और एक एक टमाटर का वेट था 200 ग्राम के आसपास, 150-200 ग्राम। क्या बात कर रहे हैं? और उसकी फोटोग्राफी भी है मेरे पास। तो उसी के अंदर बैठ के रो रहा था मैं कि यार ये क्या हो रहा है। तभी प्रभु ने सोचा ये थक लिया अब रिसर्च करके। जयपुर शहर में हमने सब लोगों के छतों पर लगाया और लगाया, लेकिन लोग तुलना करने लग गए बाजार से। उस समय ऑर्गेनिक का प्रचलन नहीं था, हर आदमी पैसे से तुलना करता था। बाजार में टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहा है, मेरी छत वाला टमाटर 30 रुपए किलो आ रहा है, 50 रुपए किलो आ रहा है, मैं क्यों लगाऊं? पानी भी हम देने जाएं, लगा दिया तो पानी भी नहीं देते थे। तो उससे दुखी होकर के मैंने चलते चलते पूरे सेटअप को बंद कर दिया। मेरे को नहीं करना काम। और फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपने जमीनों पर काम करें।
सर्वप्रथम हमने खाटू श्याम जी में खारडे की जमीन जिसका पीएच 8.5 से ऊपर, काफी हाई था। काफी क्या, वहां पर नमक ही नमक, सब्जियां होती नहीं है, 8.5 से भी ऊपर था। उस जमीन के अंदर हमने सब्जियां लगाने लगे तो गांव वाले हंस रहे थे, स्टैंड वाले, कैसे होगा कि ये टमाटर लौकी यहाँ पर पैदा करेंगे। और हमारी टीम ने मेहनत करके हमने एक एक पौधे को टच किया, एक एक पौधे को हमने जो चीज चाहिए। कैसे फिक्स किया लेकिन उतना हाई जो पीएच था, तो आपने उसमें खेती की कैसी? पीएच को देखो, एकदम जमीन ली, जमीन लेने के बाद मिट्टी की जांच करवाई, हमने बीज लगा दिया। बीज लगाने के बाद में पता चला, क्योंकि ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, तो फिर हमने सॉल्यूशन तैयार किए जिसके अंदर हमने जीवामृत भी बनाया, जिप्सम का घोल भी बनाया, सारी चीज़ें बना करके एक एक चीज़ को डालते गए। जैसे आज जीवामृत डाला, 5-7 दिन के बाद में हमने जिप्सम का इनका जो है गोबर के साथ में बना करके वो डाला। तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते 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 जितना पौधे को देते हम लोग ऊपर से, फिर पत्तियों से हम लोग उसको फोलियर स्प्रे करने लगे उसके ऊपर। फिर हमारी शुरुआत भिंडी लगाई थी, भिंडी में नेमेटोड आ गया। अब लोगों से पूछा क्या, क्यों, जब तक हमारी रिसर्च हो चुके थे कि बीमारियों के बारे में तो पता लग चुका था मेरे को, भाई ये बीमारी ये नुकसान करती है, ये बीमारी ये नुकसान करती है। तो नेमेटोड नीचे है, पौधा ऊपर है, तो क्यों ना खाना पत्तियों से। हमने सुना था कि पौधा पत्तियों से खाना लेता है, तो क्यों ना ट्रायल की जाए, पत्तियों से भी इसको फोलियर स्प्रे से इसको दिया जाए। तो फोलियर स्प्रे से जो हम लोग जीवामृत बनाते थे, या आपका बील पत्तर वाला बनाते थे, छाछ वाला बनाते थे, सरसों की खली का बनाते थे, ये सारी चीजें हम लोगों को मिक्स कर करके देते, तो उसका रिजल्ट देखने को मिला हमारे को। जो रिजल्ट आता, ठीक है हम फेल होते थे, लेकिन रिजल्ट आता तो एक स्टेज क्रॉस करने के बाद में जो हमें खुशी मिलती, वो खुशी पास आने के बाद में शायद मनुष्य को नहीं मिलेगी। और जो सच्चे मन से, देखो किसान खेत में जब काम करता है ना, अपने आप को सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानता है वो। बिल्कुल। किसान के पास में कोई भी आदमी जाकर के उसको, किसान को कहे कि मैं तेरे को कहता हूं तू ऐसा करके ऐसे कर ले, किसान कभी नहीं करेगा। क्यों? लेकिन ये एक तरह से, ये एक धारणा है। सही है कि गलत है? ये गलत है। गलत है ना? गलत भी है और सही भी है, दोनों चीज है। गलत तो ऐसे है कि अगर कोई सही आदमी आकर के कोई बात बता रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल। और सही ऐसे है कि किसान के पास सही बात बताने वाले कम जाते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचने वाले ज्यादा जाते हैं। तो किसान हर सीजन में लूटता है, तो किसका भरोसा करे वो? किसान ही एक ऐसी चीज है जो आज तक लूटने के बाद में फिर भी लोगों की बात का भरोसा करके उनकी बात को मान लेता है। बाकी किसान के अलावा किसी भी आदमी के साथ में अगर एक बार धोखा हो जाए तो उस आदमी के पास वो बैठे नहीं। किसान के तो साल में 4 बार धोखे होते हैं। हर कंपनियों के इतने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, अरे भाई साहब ये हमारी कंपनी की ये दवाई डालो, ये डालो, वो डालो, तो किसान उनकी बात इसलिए नहीं मानता। ये ज्यादातर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के लिए होता है। XYZ। दूसरी बात, किसान को आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए। किसान को आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि देख भैया मैंने ये किया है, ये लाइव डेमो है, तब जाकर के किसान, फिर उसके बाद में उससे बड़ा कोई आपका फॉलोवर नहीं है। किसान से बड़ा कोई फॉलोवर, फिर वो गीत आपके ही गाएगा, क्योंकि किसान की खेती ही कर्म भगवान है उसका। और जो भगवान का कार्य करने वाला बंदा उसको मिलता है तो वो भगवान की तरह मानता है उसको। बिल्कुल, जो देखते हैं वो वही यकीन करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए फिर वो गुरु है, भगवान है, सब कुछ वही है। तो हम जैसे जैसे काम करते थे, लोग आते थे, लोग देखते थे। और मैं तो आपको बता दूं, आज तक मैं तो खेत में काम करता हूँ। आज भी कल तक काम कर रहा था मैं। आपके यहाँ आने से पहले मेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की, ऊपर वाले की सब कर पाए, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। दिन भर 10 बजे तक 11 बजे तक काम करता हूँ, उसके बाद में 2:30-3 बजे मेरे लड़के वापस काम पर लगते हैं। मैं मेरे ऑफिस में ऐसे ही चलता रहता, बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी आधे घंटे बाद में अंदर से हुक उठती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जाके देख के आता हूँ। और जाता हूँ तो 4-5 खरपतवार के पौधे उखाड़ करके उनको साइड में रख के आता हूँ। यानी रहा नहीं जाता। आपको भी पसंद है? बहुत पसंद है तभी तो आदमी काम करेगा। अगर बिना पसंद का काम है कि किसी बच्चे को आप पढ़ाने लग जाओ और उसको पसंद ही नहीं तो वो पढ़ाई थोड़ी करेगा, फेल ही होगा। पास होने वाले को जो काम पसंद होगा तभी तो वो पास होगा उसके अंदर। तो ये मेरी रुचि का सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इस काम को किया। हम जब पहले बात कर रहे थे, आपने बोला राजस्थान ने आपने 14,000 किलोमीटर, कितना
राजस्थान में मैं 4 महीने तक पूरे, मैं एक्चुअल में क्या कि जब मैं बताया था ना मैंने आपको, मैं रो रहा था, तो मैं उसी दिन प्रभु को लगा कि यार ये थक गया, इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे बच्चे को रोता है तो उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं तो फिर वो चुप हो जाता है, फिर थोड़े बहुत दिन उसके थप्पड़ थप्पड़ पड़े तो वो एक बार चुप रहता है वो। उसी तरीके से मैं जब एक्चुअली मैं निराश हो गया था, तो उसी समय मेरे पास हमारे राजस्थान के उद्योगपति हैं नवल सिंह जी जराना साहब, वो अपना फार्म डेवलप करवाना था उनको। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्म। हाँ, ऑर्गेनिक फार्म डेवलप करवाना था, तो वो तलाश कर रहे थे ऐसे आदमी की। तो वो ढूंढते फिरते लोगों ने, किसी ने बताया कि यार एक रहता है आदमी तो है, वो बात आपकी मान ले तो मान ले, लेकिन अगर वो आदमी काम कर लेगा तो आपके फार्म को चमका देगा, खुद काम करता है। वो मेरे पास आए, मेरे को गाड़ी में बिठा करके, शायद वो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आए थे, तो उसमें बिठा के लेके गया। उसी दिन, जिस दिन मैंने प्रे किया, उसी दिन वो आ गए और मुझे ले जाके बोले कि भंवर जी ये फार्म को तैयार करना, मैं को कर देंगे। तो क्या लोगे आप? मैं नौकरी कभी की नहीं थी मैंने, और जरूरत थी क्योंकि लॉस बहुत लग गए थे। लॉस आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगे? जो रिसर्च काल चल रहा था छत की सब्जियों का, बहुत मैंने बड़े लेवल पर काम किया इसका। राजस्थान में 10-15 तो मैंने डेमो लगा दिए होंगे फोकट के अंदर, जो कोई लोग एक कुछ नहीं देते। मैं एक मजदूर टाइप का आदमी, लोगों की छतों पर 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के सेटअप बना करके आ गया। पैसे मांगने ही नहीं गया मैं, तो पैसा तो लगना ही था। फिर लड़के रहते थे, अब छतों पर कोकोपीटर वो सब मिक्स करके चढ़ाना होता था। उस समय इतने साधन नहीं थे, सिर पर उठा उठा के लेके जाते हैं। कहीं लिफ्ट थी, कहीं फिर बाद में चेन कॉपी बनाई, कई चीजें बाद में इजाद हुई वो, तो पैसा बहुत लगा इसके अंदर। वो आ गए, वो ले गए। मैंने कहा साहब आप देख लो। तो उन्होंने कहा भाई आप कितने आदमी आओगे? मैं कहा सब 3 आदमी आएंगे। तो मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का दे दूं। मैंने कहा भाई सब देख लो, आप 3 आदमी हैं, दो मेरे असिस्टेंट वर्कर होंगे, एक को मैंने 15,000 देना है, एक को 10,000 देना है, खर्चा पूरा गाड़ी का सब कुछ, डीजल पानी सब कुछ मेरा, मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का दूंगा। 12 लाख का उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, जिसमें 25,000 रुपए मेरे निकलने थे। उसी समय उनके एक पार्टनर हो रहे हैं, एमआरएस ग्रुप के मालिक हैं, वो एक जंगल बना रहे हैं राजस्थान में, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फॉरेन से टीमें आई हुई हैं, उनकी लाखों रुपए महीने का बजट लग रहा है। पथरीली जमीन के अंदर बंजर जमीन को उन्होंने डेवलप कर दिया। उनके पास भी इजराइल से पता नहीं कहाँ से साइंटिस्ट आए, लेकिन वो पेड़ डेवलप नहीं हो रहे थे। मेरे बारे में उन्होंने कहा भाई मैंने उसको रख लिया, तो कहा यार उसको लेके आ मेरे पास। मेरे को बोला कि भाई मेरा फार्म भी तेरे को संभालना है। अच्छा, कब की बात है ये? उसी समय की बात है, ये हो गई, अब तो हो गया लगभग 7 साल तो हो गए, 6 साल तो मान ही लो आप, 6-7 साल ज्यादा हो गए। 5 साल तो कांग्रेस गवर्नमेंट को निकल चले गए हमारे राजस्थान के अंदर। तो मैंने कहा संभाल लेंगे। तो कि मैं तेरे को 1.5 लाख का पैकेज दूंगा, 1.5 और 1 2.5 का पैकेज मेरे पास आ गया, हाथ में आ गया। गाड़ी दोनों मालिकों ने मेरे को स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी, डीजल दे दिया। मैंने 40,000 पेड़ लगाए वहां पर। अच्छा। हाँ, पानी इतना खारा था, जीप पर रख लो जीप फट जाए, मिट्टी में बेकार। तो मैंने ग्रो बैग मंगवाए बाहर से, 2x2 के ग्रो बैग मंगवाए उनसे। मैंने कहा, मैंने पहले उनको 2 पौधे तैयार करके दिए ग्रो बैग। कौन से पौधे थे? यही जंगल के पौधे, जिसमें आपका नीम आ गया, शीशम आ गया, आपका गुल्लर आ गया। उनको सिर्फ ओनली फॉर जंगल तैयार करना था, पशु पक्षियों के लिए, खाने के लिए। वो क्यों कर रहे थे? क्यों? वो 1,000 बीघा लैंड जमीन है। अच्छा, बस और वहां पर अपने मन से उनका वहां पर पीने का पानी नहीं था। उन्होंने इतना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर दिया कि आसपास में आज पानी हो गया वहां पर। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बिल्कुल। तो जब 2 पौधे उनको लगा के सक्सेस करके दिए, तो उन्होंने 1 ट्रक का ऑर्डर दिया सीधा कि यार तेरा ये प्रोजेक्ट सही है। तो 1 ट्रक ग्रो बैग तैयार किए हमने। वो 40,000 पेड़ लगाए, उनको शिफ्टिंग किया। करते करते 2-2.5 साल हमने काम किया वहां पर। सारे पेड़ ग्रो बैग में थे? ग्रो बैग में 40,000 ग्रो बैग में, 2x2 के ग्रो बैग में। क्या बात है।
उसके बाद में उनको उठाना, उनको शिफ्टिंग करना, खड्डे खोदना और करना, बारिश के दिनों में लगाना, सारा काम हमने खुद किया वहां पर टीम के साथ में। तब तक अपना 2-2.5 साल में लगा यार अब अपना कर्जा उतर गया, यार अपने को वापस अपने काम में लगना चाहिए। तो मैंने उनको कहा भाई साहब मैं राजस्थान की यात्रा करना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार मुझे प्रपोजल दिया कि भाई आप इस तरीके से अच्छा काम कर रहे हो, राजस्थान में देखो जा करके कौन सी जगह हम क्या कर सकते हैं। मैंने मंत्री जी को कहा मंत्री जी मैं राजस्थान को देख करके बता सकता हूँ कौन सी जगह क्या करें। तो पूरा रूट चार्ट दिया, रूट चार्ट सरकार ने पास कर दिया। फिर हम तो गांव डाणी पंचायत स्तर पर घूमते फिरते 4 महीने लगे हमारे को। 4 महीने आप बस घूमे देखने के लिए? 4 महीने प्रतिदिन किसानों की मीटिंग होती थी, कृषि अधिकारी मीटिंग करवाते थे, 500-500 700 किसानों की। अच्छा। पंचायत स्तर पर जाते थे हम लोग, तहसील स्तर पर होती थी, एक तहसील में 2-3 दिन घूमते थे हम लोग। इस तरीके से करते करते यात्रा पूरी करी हमने। और ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, उस समय मेरे को देखना था, बस समझने के लिए, समझना राजस्थान में ऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे यात्रा चलती गई वैसे वैसे फिर अपना मनोबल अप होता गया, भाई हम औरों से अच्छा कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वाले आए, हमने उनसे सवाल जवाब किया, भाई तुम इस बीमारी में क्या करते हो, इस बीमारी में क्या करते हो। तो कहीं ना कहीं जाकर के लास्ट में मेथड सेट हो गया कि अपने को इस मेथड पर काम करना है। आपने जो ये 14,000 किलोमीटर का जर्नी किया, इसमें आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? सबसे बड़ी सीख ये थी कि किसान मेरे जैसे लोगों को देखता है, नया यूथ देखता है, वीडियो देख लेते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन हमारे सुन लेते हैं। सुनने के बाद में वो उसका मन हो जाता है पक्का कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। खेत में जाके बोर्ड लगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, 10 ड्रम खरीद के लाता है, 2 गाय बांधता है ला करके। उसको नॉलेज है नहीं किसी चीज का, यूट्यूब से देखता है इधर उधर से उठा करके। उसके बाद में वहां पर जाकर के काम करता है और जाकर के लड़ाई उसकी चालू होती है। सब्जियां लगाता है वो, और सब्जी में पहले झटाके में उसको फेल कर देते हैं कीड़े मकोड़े, प्रकृति, जीवन, सब कुछ। आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कोई मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा आपने पहले उस जमीन के ऊपर हेवी केमिकल से, हेवी पेस्टिसाइड से, हेवी वीडीसाइड से आप लोग कंट्रोल कर करके जैसे तैसे फसल ले रहे हो, और उस पर जाकर के आप तीसरे दिन जाते और जाकर के आपने शुरुआत कर दी, शुरुआत करके आप उत्पादन भी ले लोगे, सब कुछ ले लोगे। ऐसा कुछ भी मंत्र नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हो किसी भी हालत में नहीं हो सकता ये। अगर कोई ये कहता है कि मैं बराबर का उत्पादन काट दूंगा, खर्चा निकाल दूंगा, तो भाई मैं उसको गुरु मान लूंगा। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुरु होते हुए भी आप मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं उसको गुरु मान लूंगा कि पहले साल आया और उसने सब कुछ कर दिया। आप अपनी जमीन की पहले हालत तो सुधारो, जमीन का स्वास्थ्य सुधारो, जमीन के अंदर कीट पतंगों की क्या स्थिति है, उनके लार्वा अंडों की क्या स्थिति है, उनको मैनेज करना सीखो। और सबसे बड़ी बात है, जिस किसान ने, मैं किसानों को मेरे इस पूरे वीडियो का एक सार बताता हूं, जिस किसान ने जो फसल बीज रहा है उस फसल को किस चीज की, न्यूट्रिएंट की कौन सी स्टेज पर आवश्यकता होती है, अगर ये चीज उसके पकड़ में आ गई, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छी तरीके से करना पता लग गया उसको, तो वो किसान कभी फेल नहीं होगा। ऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं अपने, क्योंकि आज की डेट में बहुत कौन सा ऑर्गेनिक है, पहले तो ये बताओ मेरे को, कौन से ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो आप? बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर, वो वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बाजार में शिमला मिर्च बिक रही है, रेड, येलो, सब कुछ बिक रही है। मैं नहीं मानता। आप कहते नहीं हो सकता है? साल भर नहीं हो सकती, साल भर नहीं हो सकती, मैं मानता नहीं हूं। क्योंकि राजस्थान में मेरे यहाँ 48 तक टेम्परेचर चला जाता है, लोग बेचने वाले बेच रहे हैं। कैसे मान लूं मैं इस बात को? क्योंकि मैं खपा हूं, मैं आज भी खप रहा हूं उस चीज के लिए, ढूंढने के लिए। आज भी मेरा रिसर्च जारी है, कोई कपड़ा लगाता हूं, कोई चादर लगाता हूं, कोई तिरपाल लगाता हूं, कोई कुछ करता हूं, किस तरीके से करता हूं, आज भी कर रहा हूं मैं तो।
और जब तक जीऊंगा जब तक करूंगा। हमें एक मेथड ऐसा सेट करना है कि जिस मेथड के अंदर किसी भी प्रकार के हमारी जो उत्पाद किया हुआ है वो उत्पाद हमारा हानिकारक ना हो। मैं आपको कहता हूं कि मेरी जमीन के अंदर मैंने कर दिया है हेवी पेस्टिसाइड जो मैंने डाला है, 3 साल में कोई जाने वाला नहीं है। मिट्टी में रहता ही है, मिट्टी में 3 साल में जाने वाला नहीं है। जिन जमीनों में डीडीटी पाउडर डला हुआ है पहले का, वो 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल तक भी लोगों ने उसके कंटेंट आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। हाँ, 100% हो सकती है जैविक खेती। कैसे? उसका पूरी तरीके से प्लान बना करके काम किया जाए। पहले साल कुछ नहीं होगा, दूसरे साल कुछ नहीं होगा, 5 साल बाद में, और वो भी क्लाइमेटी जोन के अंदर हो आप, तभी। जैविक खेती का मूल आधार है कार्बन, जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। भाई ऑर्गेनिक कार्बन जैविक होगा तभी तो आप खेती कर पाएंगे, खेती कर पाओगे। तभी तो पौधा पोषक तत्व ले पाएगा, तभी तो उसकी रूट डेवलपमेंट होगा, सारा काम होगा। जब जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं, और जहां पर जमीनों के अंदर इतना टेम्परेचर आता है, वहां पर एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जैविक खेती करिए और दूसरी तरफ बोलते हैं गर्मियों में गहरी जुताई करिए, तो जितना आपने किया उतना उड़ गया। अब तो करेक्ट। सॉइल को जब एक्सपोजर नहीं होना चाहिए हीट का, तब वो खराब होता है। बहुत सी इसके अंदर है। दूसरा, हर कीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा कीट कौन सी फसल पर सबसे ज्यादा खराब करेगा। उसका अंडा देने का टाइम का पता होना चाहिए आपको। आप जैविक खेती में उसको अंडे की अवस्था में ही डैमेज कर सकते हो कीट को। कीट को मार नहीं सकते, मारने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, बाजार में आजकल बहुत सी कंपनियां निकाल रही है, हमें नहीं पता वो किस तरीके से, हमने कभी नहीं क्या उसका रेजिड्यू रहता है क्या नहीं है। हाँ, एक मैनेजमेंट का सिस्टम हमने भी डेवलप किया है, जो जिस तरीके से भाई मान लो अब किसान कर रहा है बड़े लेवल पर, पहले साल कर रहा है, फसल की प्रारंभिक अवस्था में जो बिना किसी जो आप केमिकल दुष्प्रभाव वाले कीट आते हैं, जो ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। आजकल कीटनाशकों के भी अलग अलग हैं, जैसे ग्रीन जोन का है कीटनाशक है, उसके बाद में आपका ब्लू है, रेड है, येलो है, रेड है। इनके बोतल के ऊपर लिखे हुए स्टिकर लगे हुए होते हैं। अच्छा। तो जैसे फंगीसाइड है, फंगीसाइड है, अगर आप में पेशेंस है, धारणा है, तब आप पहले अपनी जमीन को जितना उत्पादन आ रहा है आप अपनी जमीन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आप ठीक है, हरी खाद बीज करके शुरुआत कीजिए। गोबर की खाद को छायाओं के अंदर जो भी है उसके अंदर सारे जैव कल्चर है उनका समावेश करवाइए। भाई जमीन से संबंधित बीमारियां आती है फंगस से। जमीन से संबंधित बीमारी फंगस से आती है ज्यादातर, उनके लिए हमें हेवी फंगीसाइड डालना पड़ता है। अगर आपने बढ़िया जैव कल्चर लिए और उसको बढ़िया हाइजीनिक तरीके से, किसान क्या करता है, जैव कल्चर को ले लेता है, जैव कल्चर को लेकर के ड्रमों में डाल देता है, डाल करके उसको रख देता है, और फिर उसको ओपन पड़ा रहता है, वो ऊपर से अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं कर रखी है, टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखा है, तो उसके साथ में दूसरे भी बैक्टीरिया पनप जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसी के अंदर। हाँ, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जैव कल्चर ऐसे होते हैं कि जिनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती। ज्यादा लाइफ का मतलब वो ज्यादा दिन उनको नहीं रखना चाहिए। आपने 1 किलो से 200 लीटर तो बना लिया, अब 200 लीटर को स्थापित कर दो अपनी जमीन के अंदर। अच्छा, ज्यादा देर होल्ड मत करो, उसको स्थापित करो आप। भाई आज हमारे पास ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बैठे हैं जिन्होंने सारे आपका सल्फर का बैक्टीरिया उन्होंने निकाल लिया जो सिर्फ सल्फर की सप्लाई करेगा, पोटास का बैक्टीरिया निकाल लिया है जो पोटास की सप्लाई करेगा, फास्फोरस का बैक्टीरिया निकाल लिया जो फास्फोरस की सप्लाई करेगा, जमीन में कहीं पड़ा है उसको उठा करके ला करके घुलनशील अवस्था में तो घुलनशील अवस्था में करके ला करके देगा। सुविधा तो पूरी करके दे दी ना आपको, उनको अच्छी तरीके से सेट करके उनको करो, जैविक खेती हो जाएगी। लेकिन आपने पहले साल ही जाते ही आपने कहा कि साहब मैं तो अभी जाते ही करूंगा और अभी मैंने लगा लिया और अभी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
सो यही आई थिंक लोग का डर और भय रहता है कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती। क्यों आप ये बोलो ना मैंने जहर मुक्त खेती की है, जहर नहीं है मेरी, आप लैब टेस्टिंग करवाओ। बट फिर लोग उसका उनको पैसा देते नहीं है ना, वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो मैं बताऊं बात आपको, पैसा एक्चुअल के अंदर इसका जो मुनाफा है ना, मुनाफा बेचने वाले खा रहे हैं। जो लोग असली किसान काम करने वाला है उसकी फसल की शकल सूरत देखेंगे, उसका फ्रूट देखेंगे, बेचारे ने उसने कीड़ों से भी लड़ाई लड़ी और लड़ी। लेने वाले को, उपभोक्ताओं को भी, ये अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो कम से कम मैं उन उपभोक्ताओं को भी कहूंगा आप भी एक बार इस सेमिनार को अटेंड करें। जैविक सब्जियां कैसी होती है, उनकी शकल सूरत कैसी होती है, वो क्या उनके फायदे हैं, किस तरीके से हमें पता चले। क्योंकि उनके घर पर अगर कोई सब्जी दे के जाएगा कीड़े का टच किया हुआ है तो वो लेंगे नहीं, सांप उसमें आएगी नहीं आपके पास में, छोटा मोटा तो डैमेज आएगा उसके अंदर। करेक्ट। तो फिर उसको, और मुनाफा कौन कमा रहा है? 4 किसानों से जैविक लिया और बाकी उठा करके बेच रहा है बाजार में, धड़ल्ले से बिक रहा है उसका। असली किसान का तो नहीं बिक रहा, आज भी नहीं बिक रहा उसका। तो जो मार्केट में हमें ऑर्गेनिक के नाम में मिलता है वो किसान क्या वो मुनाफा कमा पा रहे हैं? जो खुद डायरेक्ट किसान अगर बेच रहा है तो वो मुनाफा कमा ही रहा है। जैसे हम लोग जयपुर में डायरेक्ट बेचते हैं हमारा, अच्छा, हमारे पास डायरेक्ट होता है तो हम मुनाफा कमाते हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक में भी पॉसिबल, क्योंकि लोग जैसे आपने बोला मुनाफा कम होता है, नहीं यील्ड नहीं कम नहीं, होता है। मुनाफा नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं आपको, यील्ड का दावा है, यील्ड आपकी कम नहीं होगी। नहीं होगी आप कह रहे हैं? नहीं, कतई नहीं होगी कम। अच्छा, कैसे? खेती करने का मेथड बताया ना मैंने आपको। भाई पौधे को आपने कीट से प्रबंधन कर लिया, ऑर्गेनिक खेती के अंदर आपने उसका पोषण का प्रबंधन कर लिया, तो कैसे उसका उत्पादन कम होगा? अब जैसे मान लो आप कुकर बीट्स वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनमें 30 से 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फल मक्खी डैमेज कर देती है। कौन सी सब्जियां में? कुकर बीट्स, जैसे मान लो लौकी हो गई, तोरई हो गई, खरबूजा हो गया, तरककड़ी हो गई, इन चीजों को आपका एक मक्खी आती है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के आसपास, करेक्ट, जब वातावरण बिल्कुल शांति का होता है तब वो उसके अंदर फूल से फल बनने की अवस्था होती है, उसमें डंक लगा करके कीड़ा अपना अंडा स्थापित कर देती है। उसका अंडा जैसे जैसे फल बढ़ेगा वैसे वैसे वो बड़ा होगा, उसमें पहले लट बनेगी, वो उसका पूरा खाना खाएगा, उसका पोषण है वो। समझ गया। और 1 से 1000 बढ़ते टाइम नहीं लगेगी फल मक्खियां, फसल बर्बाद। अब इस फल मक्खी को जैविक के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, आपके मंच पर बोल रहा हूं मैं, कि जो उसको रोक दे। उसके ट्रेपर बने हुए हैं जो मादा की गंध डाली हुई है ट्रेपर में, और नर आकर्षित होकर के उसमें आ जाते हैं। अब उसको लगाने का टाइम कौन सा होना चाहिए ये किसान को नहीं पता, क्योंकि किसान क्या करता है कि किसान अपनी फसल लगाता है, लगाने के बाद में उसको पता है कि मैंने ट्रेपर लगाने हैं। अब वो नर उसके अंदर, जैसे ही उसने फसल उग गई, बड़ी हो गई, फूल आने वाले हैं, तब वो ट्रेपर लगाएगा। करेक्ट। डब्बियां भर जाएगी उसकी नरों से, वो सोचेगा मैंने पकड़ ली सारी। अरे नर ने क्या करना है? नर ने तो कुछ नहीं करना तो मादा ने है, और मादा तो एक नर बार है तो भी प्रेग्नेंट है। 50 नर, कितने उसको कैसे रोकोगे आप? इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। अब उसको रोकने के लिए ये एक्चुअल में क्या, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इनको सबसे ज्यादा ट्रैप करने का जो टाइम आता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक का टाइम, सारे क्रॉप के लिए। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी के जो टाइम आता है, जैसे जैसे ठंड आएगी हमारे, मैं राजस्थान की बता रहा हूँ, ये मेरा आप उसका आकलन पूरे हिंदुस्तान पर लागू मत करना, क्योंकि मेरे यहाँ ठंड आती है दिसंबर में। करेक्ट। ये मक्खी दिसंबर में कम हो जाती है, ये उड़ान नहीं बढ़ती। जैसे जैसे ठंड आएगी ये झुंड के अंदर सूखी पत्तियों के नीचे, पेड़ों के पत्तियों के शाखाओं के नीचे वहां रहती है। आपको क्या करना है इसका? अब ये जैसे ही गर्म दिन आएंगे ये उड़ेगी
आपस में मैटिंग करने के बाद में वापस नुकसान इसका चालू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए आपको सबसे पहले तो अक्टूबर में आप अपने ट्रैप लगा दो खेतों में। सही बात है। जितने नर आ सकते हैं उनको तो पकड़ो पहले। उसके बाद में जहां आप खेती कर रहे हो वहां 2-4 पपीते लगा के रखो आप। 2-4 पपीते? क्यों? इसका भी रीजन बताते हैं आप। मैं जो आपको बता रहा हूं जी, ये कोई भी किसान मुझे, मेरे नंबर इस पर आएंगे, मेरे को ये अगर बात साबित नहीं हो, क्योंकि प्रैक्टिकल किए हुए मेरे, मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ आपको, थ्योरिकल नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपने सब रिसर्च में किया है? रिसर्च है मेरा। ये पपीते के पत्तों की जो सूखी पत्तियां होती है वो पंजे के नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, पंजे के आकार में। तो इस तरीके से खड्डा बन करके वो ऐसे बन जाता है। तो इन मक्खियों के जो झुंड है, झुंड के झुंड, पूरी मक्खियां उन पपीते के पत्तों के नीचे मिलेगी आपको। अच्छा। आपको पूरे खेत में छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। सर्दी के टाइम में आप चेक कर लो पपीते की पत्तियां, जहां जहां आपको सब्जियां लगानी है आपको, वहां 4-5 पौधे लगा के छोड़ दो आप। उनको पपीता लगे नहीं लगे वो बात की बात है। ये आपका ट्रेपर है, इस ट्रेपर को लगा के रखो आप। ये फ्री का ट्रेपर है आपका। जैसे ही वहां पर हो, फिर आप उसको चाहे केमिकल का प्रयोग करके छोटा छिड़काव करके उनको खत्म कर दो, या किसी भी तरीके से वो जो आपको सूटेबल हो, उन मक्खियों को एक ही जगह आप दी एंड कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, मक्खी को लगाने के लिए जिस दिन आप फसल लगा रहे हो उसी दिन ट्रेपर लगाओ। फसल उगने से पहले ट्रेपर लगाओ आप। तीसरी बात, फल मक्खी जब सपोज करो ये सारे काम करने के बाद में फिर भी आ रही है, अब हम क्या करें? 30 से 40% डैमेज करेगी वो, कई बारी तो 70% डैमेज कर देती है। कुछ निकलता ही नहीं उसके अंदर, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस धरती पर जितने भी जीव है वो मेटिंग या अंडा देने की स्थिति है, वो शांत वातावरण चाहिए उनको। अच्छा। शांत वातावरण के अंदर वो चाहिए। आप पशु को देख लीजिए, वो डिलीवरी पीरियड आता है तो बिल्कुल शांति से वो अपना, अगर आपने वहां पर पटाखे चलाना चालू कर दिया तो वो वहां पर जल्दी से वो बच्चा नहीं देगी। इसी तरीके से फल मक्खी या कोई भी जीव है जो अंडे देते हैं, बड़े बिल्कुल सुकून के वातावरण में अपना ये काम करते हैं। मेटिंग का काम हो चाहिए काम। तो ये चीज हमें प्रकृति के द्वारा पता है। तो इस चीज का फायदा उठा करके हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी संख्या बढ़ने का टाइम भी अच्छा सा जब आपका वातावरण है उसी समय होगा, अंडे देने का टाइम भी वही होगा। अब उस समय आपने अगर पहले दिन राख के साथ में डीजल मिला करके छिड़काव कर दिया, उसकी गंध से असहज महसूस करेगी, आपकी उस फसल में नहीं आएगी, चली जाएगी। फसल आपकी छोटी है, पहले दिन आपने रोक लिया, दूसरे दिन आपने वहां पर धुआं कर दिया, मिर्च का धुआं कर दिया। इस कमरे में हमारी तो श्वास लेने की ताकत भी ज्यादा है, आंखें भी बड़ी है उनसे। क्या मिर्च के धुएं में हम बैठ सकते हैं? नहीं। बात कर सकते हैं? ऐसे ही चल रहा है, आराम से बैठे हैं तभी तो बात कर रहे हैं। जब वो वातावरण उनको नहीं मिलेगा तो वो वहां पर भी अंडे नहीं देगी। इस बार आपने देखा प्रैक्टिकली सारा? देखा, वही तो बता रहा हूँ। ये चीजें तीसरे दिन अलग किस्म करके आप उसके अंदर गूगल धूप करो, शाम के टाइम गूगल कर दो और कर दो। आपकी फसल 5 दिन का जो फूल से फल बनने की अवस्था 4-5 दिन की हो गई, उसके बाद में कुछ कर ही नहीं सकती वो, क्योंकि उसकी स्किन टाइट हो जाएगी, अंडा दे नहीं सकती। समझ गया। तब तक आपका तोड़ने का टाइम आ जाएगा। तो ये मेथड्स है जिससे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिना पेस्टिसाइड के भी कर पा रहे हैं। यही बचाव है, बाकी बचाव नहीं है। शायद बहुत सारे किसान ये सारी चीज, जैसे आपने बोला वो नॉलेज का गैप है, तो आप किसानों को सिखाते हैं ये सारी चीज ट्रेनिंग में? हमने पूरे मेरे फेसबुक के माध्यम से मैंने 2 बार किसानों का आह्वान किया था, ट्रेनिंग का आयोजन किया निःशुल्क, जिसमें लगभग हमने 400-500 रुपए लिए, जिसमें 2 दिन उनको रुकने का था, खाना भी हमारी तरफ से था। अच्छा। तो 500 रुपए से तो कोई मैरिज प्लेस का हॉल भी बुक नहीं होता। लेकिन वो इसलिए था कि हमें एग्जैक्ट पता लगे कितने किसान हमारे पास आ रहे हैं।
उसके बाद में हमने वहाँ पर लाइव ट्रेनिंग का PDF वगैरह बना रखी है हमने, लाइव हमने ट्रेनिंग दी। अभी तो और रिसर्च चल रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में एक ट्रेनिंग का और आयोजन करेंगे, बड़ा आयोजन करेंगे। बीच में थोड़ा सा कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जिससे मन एक बार उचाट हो गया था, लेकिन काम तो यही करना है। और अब बड़े पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे हम लोग। करेक्ट, क्योंकि जैसे आपने अभी समझाया तो अभी कई सारे लोगों का दिमाग खुलेगा। लेकिन जो सब हमेशा जो हम सुनते आते हैं कि ऑर्गेनिक लोग करना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे नए लोग हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए करना चाहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार इसमें तो लेकिन पैसा ही नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो उससे उनका मन दुखी हो जाता है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर अच्छे पैसे वाले लोग हैं उनको अब समय आ गया किसान को गोद लेने का। बिल्कुल सही बात है यार, भगवान ने आपको पैसा दे दिया है, वो आपको देखो जीवन रक्षा प्रणाली वो दे रहा है आपको। पैसा तो नहीं है उसके पास, और आपके पास इतना पैसा आया हुआ है, उसमें से उसकी सब्जी बाजार में अगर 40 बिक रही है और आपने 70 दे दी या 80 दे दी, तो कौन से तुम्हारी तिजोरी के अंदर कमी आ जाएगी? कोई कमी आने वाली नहीं है। दिखावा करने के लिए हम भंडारे करते हैं, मंदिरों पर जाकर के 2-2 किलो गोल्ड चढ़ाते हैं। भगवान को सोने की जरूरत नहीं है भाई साहब। भगवान रूपी जो है वो मनुष्य के हार्ट के अंदर जो श्वास के साथ में जो चिप लगी हुई है उसी में भगवान है। उस चिप को अगर आपने बढ़िया तरीके से हैंग नहीं होने दिया और उसको सही तरीके से कर दिया, तो वहां से जो दुआ निकलेगी ना वो ही आपके लिए सब कुछ है। भंडारा करने की जरूरत ही नहीं है, माला फेरने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? माला फेरने की जरूरत नहीं है। अगर आज इस टेम्परेचर के अंदर बच्चे तो पालने के लिए दुनिया ही पालती है, जानवर ही पालता है। वो खेत में लगा हुआ है, इस उमस में खेत में लगा हुआ है, वो इस उम्मीद में लगा हुआ है कि यार अब की बार फसल बढ़िया होगी, मैं कम जहर डालूं, मेरे लोग आएंगे। ऐसे लोगों को अगर उसने छोटा मोटा कर भी दिया है, मान लो उसको फेल हो रहा था, उसने कोई छिड़काव कर भी दिया है, फिर भी लोगों से तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, कोशिश तो किया, कोशिश की। अब आप उसके ऊपर ये कह रहे हो कि यार ये तो बहुत गलत है, इसने तो, मैं तो देखा था कल इसने ये कर रहा था, वो कर रहा था। साहब हर्बिसाइड छिड़कते हैं ना, घास जला देती है। वो हर्बिसाइड नहीं छिड़क रहा है, बहुत सी चीजें वो खुद मैनुअल कर रहा है। और अगर उसने मान लो फेल हो रहा है, उसने कुछ छोटा मोटा कर दिया, उसको इग्नोर करो और उसको और टेक्निक दो और सुधार करो, क्योंकि उस आदमी में सुधार करके खेती करने की क्षमता है जो जैविक खेती को अपना रहा है। सही बात। जैविक खेती करने वाला किसान को जिंदा रखने का नैतिक दायित्व है, समाज का है। देखिए सर, मान लीजिए कि आपने पहले बताया कि जो मिट्टी में फर्टिलाइजर या केमिकल रहते हैं वो काफ़ी साल रहते हैं, और आज मैं एक किसान हूँ जो पहले शायद जैविक खेती नहीं कर रहा था और अभी करना चाहूँ, तो इसका सही प्रोसेस क्या? क्योंकि मेरा मिट्टी तो ऑलरेडी थोड़ा डैमेज्ड है। इस चीज से आप घबराइए नहीं। देखो, केमिकल के दुष्प्रभाव अकेले मिट्टी से नहीं आ रहे, अकेले मिट्टी को दोष मत दीजिए। आप नदियों का पानी यूज कर रहे हैं, हमारे पानी के स्रोत क्या है? नहर, नदियां, नाले, यही तो है। मुझे एक नदी का नाम बताइए जो नदी बिल्कुल शुद्ध हो। आपके याद आ जाए मेरे को फोन कर देना, बाद में कर देना, बता देना। इस पर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। कैंसर पर मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया, पानी के ऊपर। अच्छा, पानी के ऊपर हमारी टीम ने इतना बड़ा रिसर्च है हमारे पास कि जिसकी आप, ठीक है हम शोबाजी नहीं करते हैं, हमें कोई इतना वो अवार्ड वुड की वो चाह नहीं है कि दिखावा करके हम लोग कुछ लें। अवार्ड उस प्रभु से लेना है जिसने हमें बनाया है। कैंसर के ऊपर जितना पेस्टिसाइड का रोल है उतना ही पानी का रोल है। क्या पाया सर आपने रिसर्च में? रिसर्च में ये पाया कि जहां जहां नहरों का पानी जाता है, नहर सप्लाई से पानी जाता है पीने का, वहां कैंसर ज्यादा है। इसका मूल कारण क्या हुआ कि नदियों का पानी आता है नहरों में, डैम में जाता है, डैम से पानी आता है, फिल्टर होता है, कंटेंट नहीं निकलते हैं, फिल्टर होता है। ये नहीं कि आपके केमिकल के दुष्प्रभाव निकाल दिए। जितने भी नदियों के ऊपर केमिकल फैक्ट्रियां बनी हुई है, नाले बने हुए, सब ढलान का पानी, क्यों? नदी का फ्लो नीचे की जगह है, हम बैठे हैं ऊपर, तो जितना भी पानी बारिश एक्स्ट्रा पानी आएगा, शहरों की गंदगी आएगी, सारा जाएगा उसके अंदर।
वो हमारे डैम में पीने का पानी में जा करके उसमें आएगा, वही खेतों में काम आएगा पानी। अब उस पानी का आपने तो इधर से तो पूरा प्रयास कर लिया, केमिकल नहीं डाल रहा हूं, और पानी के साथ नहर के साथ में आ गया, उसको कैसे दूर करोगे आप? पानी टेस्टिंग जो कराते हैं उसमें किस में टेस्टिंग कराओगे आप? जो वाटर टेस्ट कराते हैं हम लोग, वाटर टेस्ट किस चीज का कराओगे आप? केमिकल का थोड़ी करवा रहे हो। केमिकल का करवा के देख लो, नदियों का केमिकल आएंगे उसमें। आप क्या करते हैं सर? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता इसके लिए। अच्छा भाई इसके लिए कौन क्या कर सकता है? प्रकृति में पानी, फार्म पॉन्ड आपने बना दिया जहां पर बारिश का पानी आपका खेत का इकट्ठा हो गया, अच्छी बात है। नहर से जहां पानी आने का साधन है, अब हमारा पूरा पंजाब है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर का जो एरिया है, नहर से सिंचाई करते हैं। अब पूरे उसके अंदर फैक्ट्रियों के वो नाले उसके ऊपर पड़े हुए हैं। आरओ सिस्टम जो वो तो बहुत महंगा हो जाता है। ये बहुत सी चीजें हैं जो अभी इनको धीरे धीरे पकड़ में आएगी। ये चीजें हमने इनके ऊपर रिसर्च किया, जब मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जैविक इधर से कर रहे हो, नहर का पानी लगा रहे हो, उसमें केमिकल आ रहा है, बेचारा किसान कहाँ से निकाल देगा उसको? अब हमारे बिशुलपुर का पानी आता है, भीलवाड़ा की पूरी फैक्ट्रियों की गंदगी उसमें जाती है, साल भर सूख जाता है वहां पर। चित्तौड़गढ़ का पूरा मलबा उसमें आता है। अब उस पानी को शुद्ध कैसे मान लोगे आप? सिंचाई के लिए कर रहे हो तो कैसे शुद्ध मान लोगे उसको? इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन होंगे, धीरे धीरे बारिश का पानी खेत में जमा करेंगे और करेंगे। लेकिन जितना हो रहा है अच्छा प्रयास कर रहा है, जितना हम कर सकते हैं अच्छा प्रयास करें। क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं थोड़ा टॉपिक बदल रहा हूँ। जो ये हाइड्रोपोनिक्स ये सारे लोग करते हैं, उन लोग अपना पानी अच्छा करने के लिए, मैंने जो आरओ सिस्टम बहुत महंगा होता है वो लगाते हैं। उन लोग तो इन्वेस्टर से पैसा कुछ उठा लेते हैं, कर लेते हैं, राइट? उन लोग का फीसिबल बैठ जाता है। तो शायद छोटा किसान ये ना कर सके, राइट? छोटा नहीं भाई साहब, पेट भरने के लिए 150 करोड़ लोग हैं आपके पास। तो इसका मतलब 1% लोगों के लिए तो आप हाइड्रोपोनिक लगा दोगे। जो आदमी इसको, इस व्यवस्था को सहन कर सकता है, उसके लिए तो ठीक है, ये अच्छी चीज है। लेकिन उस मजदूर के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, जो मजदूर नहीं खा नहीं रहा है वो। आप पैसे वाला ऑर्गेनिक खा रहा है वहां तक ठीक है, मजदूर जिंदा है तो ही तो फसल होगी ना। मजदूर के लिए अनाज अलग से थोड़ी लगाएंगे, किसान के लिए अनाज अलग से थोड़ी लगाएंगे। मेथड तो पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा। और आज खेती के अंदर सबसे बड़ी विकट समस्या ये आ गई कि मजदूर ही नहीं मिल रहे। और अगर ये डैमेज होने लग गया और मजदूरों के लिए, मजदूर अगर अस्पुष्ट नहीं है, बीमार है, तो फिर खेती कहां से करोगे आप? हमें तो सबके लिए मिक्स मॉडल तैयार करना है जिसमें सब जीते। सब जीते। आपका क्या राय है सर, जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको लगता है जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका प्रयास सही तरीके से हो रहा है? स्पेशली ऑर्गेनिक खेती में इसका कोई लाभ है? नहीं, देखो, साइंटिस्ट को सबको फेल नहीं कर सकते आप। मेरा मानना अलग है। आज बैक्टीरिया हमारी जमीन में थे, जैव कल्चर हमारी जमीन में थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये पोटास का है, ये जिंक का है, ये आयरन का है, ये सल्फर का है, ये मैग्नीज का, मैग्नीशियम का है, ठीक है, नाइट्रोजन का है, कॉपर का है। किसी को नहीं पता था। ये काम किसने किया अलग करने का? साइंटिस्टों ने। साइंटिस्टों ने जो नए आविष्कार किए हैं, उन आविष्कारों के साथ में समन्वय करके, किसान बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो खेत में काम करता है, उसको भी जोड़ करके, उसके रिसर्च भी साथ में लेकर के एक बीज का मॉडल तैयार करके काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे इसमें। सही बात है। जो आप देखिए, हम लोग जो फर्टिलाइजर के थ्रू मेन चीज़ क्या होता है, न्यूट्रिशन देते हैं ना, NPK। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप खेती करते हैं, जीवामृतम देते हैं, बहुत सारी चीज़ देते हैं, बट वो किसमें क्या हो या जो खेती करना चाहे उसको कैसे पता चलेगा? जैसे NPK 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम मानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। यस। देखो, नाइट्रोजन का काम पौधे का स्टेब्लिश करना, प्रोटीन को स्थिरीकरण करना। फास्फोरस का स्टेब्लिश करने का काम होता है। पोटाश का ब्रांचेस निकालने का, फल को सुडोल बढ़िया बनाने का ये काम होता है। बोरोन फूल को, फल को, इनको निकालने का, बोरोन की कमी होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, बोरोन की कमी। ये सारे एक एक पोषक तत्व को प्रकाश से खाना पकाने का काम, अगर ये इनमें पोषक तत्वों में इनकी कमी आ जाएगी तो वो सिस्टम रुक जाएगा। ये सारे काम
ये पोषक तत्व करते हैं। अब आ जाओ, आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। आपको नाइट्रोजन की पूर्ति जीवामृत से, गोमूत्र भी डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, सरसों की खली का भी यूज करते हैं हम लोग। उसके साथ में हमने क्या किया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जो बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है, उसको हमने जीवामृत के साथ में एक समन्वय करके एक घोल बनाया। उस घोल का प्रयोग हमने आज से 8 साल पहले अनार और गेहूं पर किया। अच्छा। वीडियो भी मिल जाएंगे मेरे साथ कोई। हमने देखा कि हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ी हुई थी, नीचे की पत्तियां पीली हुई। भाई नाइट्रोजन का पता कब चलता है? ऊपर नहीं चलता, नीचे की पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट होती है इससे। तो नाइट्रोजन की कमी हो तो नीचे की पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट होती है। तो हमने इसके लिए हमने क्या किया, हमें नहीं पता था ये कितना काम करता है, एजिटोबैक्टर है या नहीं है, ये मिट्टी है या पाउडर है, क्या है मुझे नहीं पता। तो हमने एनपीके कल्चर ला करके जीवामृत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया। पहले गोबर को और गोमूत्र को जीवामृत बनाया, उसके बाद में 5 दिन तक उसको रख करके और एडिशन गुड़ वगैरह दे करके उसको चलाया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा वीडियो डाला हुआ है, जितना हम नाइट्रोजन यूरिया दे करके ग्रोथ ले रहे हैं उतनी ग्रोथ हमारे को उसमें मिली, सही में, जैव कल्चर में। तीसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक यूरिया का बैग लेके आते हैं हम लोग, आजकल 40 किलो का बैग निकलता है। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन 40% होती है या 45%, कितना परसेंट होती है एक बैग के ऊपर लिखा हुआ होता है। बाकी उसमें होता है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला साल्ट होता है, पेट्रोलियम अपशिष्ट पदार्थ होता है जो उसको रोका जाता है। आप यूरिया का छिड़काव करते हो खेत के अंदर, फिर पानी लगाते हो, आधी नाइट्रोजन तो हवा में उड़ जाती है, पानी के संपर्क में आकर के लीच करके नीचे चले जाती है। पौधे को बड़ी जोर मार करके एक बैग में से 3-4 किलो 5 किलो नाइट्रोजन बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं पौधे, बाकी इधर उधर हो जाती है। अगर हवा में नाइट्रोजन कितनी है हमारे? कुछ बहुत कम, अच्छी खासी है। अच्छा। हाँ, बारिश के दिनों में बारिश की बूंदें पड़ते ही फसल एकदम सजीव क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर से बारिश की बूंदें आती हैं और स्पीडली हवा के साथ में नाइट्रोजन उसके साथ में आती है और पत्तियों पर गिरती है और पौधा उसको ले लेता है। इसकी वजह से रिजल्ट आता है ये। अच्छा। हाँ जी। जो हमारे बैक्टीरिया है वो हवा से भी नाइट्रोजन इकट्ठी करके पौधे को दे सकते हैं। इसके लिए हमारे को ऐसी फसलें लगाएं, जैसे दलहनी फसलें हैं, मूंग है, कोई फसल आपने ऐसी लगा दी जो जिसको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, उसके साथ में वो लगा दो आप बीच बीच में। अच्छा। तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति उधर से करेगी। समझ गया। जीवामृत के साथ में इनको चलाओ। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा नुकसान हो रहा है तो चिलिटेड फॉर्म में जो नाइट्रोजन आता है वो पत्तियों पर छिड़काव करो आप। फसल को मत मारो, पत्तियों को, बस पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर दो। 1 ग्राम, मान लो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की पड़ रही है, आपने 20 लीटर के अंदर 100 ग्राम उसको डाल करके छिड़काव कर दिया, 20 लीटर आपका 1000 पौधों पर गया, माइनर कोई पता ही नहीं है नाइट्रोजन, और पत्तियों पर जाकर के पौधे ने ले लिया और आपका फल फूल सेट हो गया, कोई नुकसान नहीं है उसका। क्योंकि आर्थिक नुकसान अगर किसान का हो गया तो वो मर जाएगा। आप शुद्ध करने के चक्कर में किसान को ही मार दोगे बिल्कुल, और किसान मर गया तो फिर उसके बाद में बचेगा क्या? वो जैविक खेती करेगा ही नहीं। सही बात है। उसका उत्पादन प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और जैसा भी उसने किया है उसका मूल्य संस्थाओं को देना चाहिए, ऐसे समूह को प्रमोट करना चाहिए। होली दिवाली उनके घर पर मिठाई भेजनी चाहिए, जो आपके घर पर दूध लेके आता है उसको कपड़े देने चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसको बढ़िया तरीके से, उसको अगर घर में रहने की सुविधा नहीं है तो आप कभी थोड़ा सा जाके करके आना, देखना आप कितने खुश होंगे वो लोग। और सुबह से लेकर शाम तक अपने रिश्तेदारी में जाएंगे कि हमारे सेठ जी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया, कोई नहीं। बाकी आप किसी को कुछ दे दो, बड़े लोगों को आप जितना मर्जी दे दो, जिसके पास पेट भरा हुआ है उसको जो मर्जी खिलाओ, वो फिर कहेगा यार स्वाद अच्छा नहीं बना। भूखे को खिलाओगे तो वो कहेगा स्वाद बहुत बढ़िया बना है। ये बात है। सही बात है।
वो कभी भूलते नहीं है जो नहीं उनको। भूलेंगे कभी भी। अभी जो सर देखिए, हम आपने पानी के बारे में बताया, लेकिन आज के डेट में मिट्टी भी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। जैसे सदगुरु ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, धरती बचाओ, सॉइल बचाओ। ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक कार्बन आपने बोला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। बट जिस रेट से मिट्टी ख़राब हो रही है, कार्बन कंटेंट कम होते जा रहा है। तो आपको लगता है कि 15-20 साल बाद भी ऑर्गेनिक खेती हो पाएगी जिस तरीके से हम अपने मिट्टी को बर्बाद करते जा रहे हैं? नहीं होगी वो तो। मैं ये तो नेचुरली सी बात है, अगर मिट्टी को खराब कर दोगे तो बचाने का स्कोप है? बिल्कुल। ये जैविक खेती है, यही बचाएगी। जहर मुक्त संतुलित खेती जो है यही बचाएगी। जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उससे तो देखो, मैं आपको बताऊं, किसी चीज को आप बुरा बनाने से पहले उस परिस्थिति को समझो आप। बिल्कुल सही बात है। जब देश में खाद्यान्नों की कमी थी, हम बाहर से कचरा गेहूं लेके आते थे। खाने का गेहूं बहुत लो क्वालिटी का आता था बाहर से। उस समय एक ही लक्ष्य था, उत्पादन बढ़ाओ। तो साइंटिस्टों को जो लगा अच्छा उन्होंने किया, उत्पादन खूब बढ़ गया। आज हम खाद्यान्नों के मामलों में लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। बिल्कुल सही बाहर दुनिया को देते हैं हम लोग। सही बात है। अनाज हम चावल सप्लाई करते हैं, गेहूं सप्लाई करते हैं। रशिया का युद्ध होने के बाद में गेहूं की सप्लाई इंडिया के पूरा यूरोप हमारे से मांग रहा है। उन्होंने जो बताया, अब इसमें गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है कि जितनी मात्रा में स्टार्टिंग में जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा फेंका गया है। आपने दाल बनाई, उस दाल के अंदर नमक की जरूरत है, डालना पड़ेगा आपको। साल्ट है, वो खा नहीं सकते लेकिन डालना पड़ेगा। लेकिन उसको अपने को लगा कि ये नमक डालने से और ज्यादा स्वाद हो जाएगी, तो वो तो खारी कर दी हमने खुद ने। और ये बताने वाला कोई भी नहीं था। कंपनियों ने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने और ज्यादा इसको किसानों को एजेंट लगा लगा के डलाया। विभागों ने जिनका दायित्व था वो अपनी अच्छी खासी सैलरी लेकर के बैठे रहे इसी रूम के अंदर, वो बाहर गए ही नहीं। उनको आंकड़ा देना होता था कि इस बार धान के इतने हेक्टेयर के अंदर उत्पादन हुआ, इस बार हमने इतनी बुआई हुई, आंकड़े पेश करने थे उनको। वो करते रहे। अब किसान को बेचारे को जैसे बोला 1 बीघा में एक बैग यूरिया डालना, तो 1 डाल दिया। वो 1 बताया, वो सोचा यार थोड़ा कम नहीं रह जाए, तो उसने 1.25 कर दिया। और मजदूर पहुंचा, उसने 1.5 कर दिया। तो गलती वहां हुई है। समझ गया। मतलब किसान को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कैसे ब्लेम करोगे आप किसान को? किसान की गलती नहीं है ना। सर, अपनी खेती के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? मतलब काफी बड़े स्केल पे आपने रिसर्च किया है, आप क्या क्या क्रॉप्स करते हैं, आप कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम तो सभी क्रॉप पर काम कर रहे हैं। टोटल मार्केटिंग भी कैसे करते हैं? मार्केटिंग तो हम लोग अभी मार्केटिंग पर एक्चुअल में हमने काम नहीं किया। मैं आपको घर में बताऊं, मार्केटिंग इतना जितना हमारा ज्यादातर काम रहा रिसर्च का। रिसर्च पर काम ज्यादा किया हमने, मार्केटिंग पर किया नहीं। क्या क्या चीजों पर रिसर्च किया सर? रिसर्च मैंने पपीते पर बहुत बड़ा किया, लेकिन मैं फेल हो गया। अच्छा, मैं कैसे फेल हुआ? मैं बड़े लेवल पर पपीता एक ऐसी जगह चुनी जहां पर मेरे को लगाना था, और 10 साल का मैंने डाटा लिया था वहां का, उस जगह का। 10 साल में इस महीने में ये टेम्परेचर रहना चाहिए, इस महीने में ये टेम्परेचर रहना चाहिए। पपीते के लिए सूटेबल जगह थी। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया, वहां पर सर्दियों में वहां का जो न्यूनतम टेम्परेचर है 6-7 रहता था, वो माइनस पर आ गया। अच्छा। बारिश अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चली। प्रकृति मुझे नहीं चाहती थी कि मैं वहीं खेत में बैठ करके काम करूं। रिसर्च मेरा ऑलरेडी हो चुका है पपीते के ऊपर। मैंने यहाँ जयपुर में किया था, जयपुर के आसपास हमने काफी लेवल पर लगाया। लेकिन प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। प्रकृति कहेगी तो ही कोई काम कर पाओगे। नहीं, ऐसा कोई वैद्य नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है। प्रकृति के सामने जा करके काम कर ले। और आने वाला टाइम बहुत बड़ा खतरा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पूरा हमारे राजस्थान में तो इसके प्रभाव दिखने लग गए हैं। कैसे, क्या दिख रहा है आपको? जिस जिलों में बारिश नहीं होती थी वहां पर बारिश हो रही थी, होनी चालू हो गई है। जैसलमेर बाड़मेर का जो बेल्ट था, वहां पर कोई बड़ी मुश्किल से 1-2 बारिश होती थी। अब आज सबसे ज्यादा बारिश उस एरिया में होने लग गई है।
और जिस एरिया में बारिश होती थी वहां पर कम होने लग गई है। टेम्परेचर फरवरी माह में बहुत ज्यादा अप करने लग गए हैं और सर्दी दिसंबर क्रॉस करके आ रही है, थोड़ी आ रही है। तो ये अब देख करके काम करना होगा, खेती को समझ करके, वैज्ञानिक तरीकों को भी साथ में लेकर के खेती करोगे। हम आज भी ओपन में अभी 45 डिग्री में धनिया कर रहे हैं, ओपन में आज भी पालक कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं हम लोग। सर आपने कभी ग्रीन हाउस नेट हाउस में ऑर्गेनिक के बारे में नहीं सोचा? बनाया मैंने ग्रीन हाउस, मैंने बांस निर्मित शेड नेट हाउस मैंने वेल सेटल। उसमें कैसा था रिजल्ट? मैं ऑर्गेनिक पर कर रहा था। उस समय मेरा रिसर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने खीरे लगाए भाई। हमारे तो देखो उस समय इतना ही था कि ग्रीन हाउस में खीरा और शिमला मिर्च 2 चीज होती है। तो खीरे पर काम किया, खीरे के साथ में गोभी पर काम किया, हुआ, लेकिन जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो लगने वाली फसलें हैं वो हाई यील्ड वाले बीज हैं। सही बात है। अब उनको आप लिमिट मात्रा में खाने का साधन दोगे तो उतना ही उत्पादन देंगे वो। तो क्या ग्रीन हाउस में आज के डेट में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है? रेजिड्यू फ्री उत्पादन कर सकते हैं हम लोग, बट 100% ऑर्गेनिक। 100% ऑर्गेनिक करोगे तो उत्पादन फिर उतना नहीं आएगा जितना आपने पैसा लगाया वहां पर। सर रेसिड्यू फ्री का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब ऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंट है, थोड़ा समझा? देखो पैमाना एक ही है दोनों का। किसी भी फसल के अंदर हानिकारक कीटनाशक नहीं आना, उसको आप ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, रेजिड्यू फ्री भी बोल सकते हो। अच्छा, हाँ। दोनों में अंतर? दोनों में अंतर, ऑर्गेनिक का मतलब तो ये हो गया कि कुछ नहीं डाला, और उसके अंदर ये है कि मैनेजमेंट के हिसाब से आपने करी है खेती। जैसे पौधे को नाइट्रोजन है, जड़ों में ना चला करके पौधे को फोलियर स्प्रे से नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी आपने। और पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फंगस की प्रॉब्लम आ रही है तो फंगस में कौन सी अवस्था में आ रही है, फ्रूट की अवस्था में आ रही है तो आपको कोई छिड़काव नहीं करना है। अगर बाल्यकाल में आ रही है तो ग्रीन हल्के फंगीसाइड आते हैं ग्रीन, जो फोलियर स्प्रे से आपने पूर्ति कर दिया। जड़ों में आपने नीचे का जो काम है वो तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक करना है आपको। ऊपर से जो कंट्रोल करना है वो आप बिना किसी हेवी मेटल के, बिना किसी हानिकारक पेस्टिसाइड के आप करते हो। जो भाई किसी भी चीज का जैसे दुष्परिणाम, कोई चीज है उसका 10 दिन है, दुष्परिणाम 10 दिन तक है, 10 दिन तक इसका दुष्परिणाम आएगा फसल के अंदर, फल के अंदर। और वो आपने अगर 25 दिन पहले पौधे को बीमारी लगी हुई है और उस पर आपने कर दिया तो कोई दुष्परिणाम आने वाला ही नहीं है। और पत्तों पर छिड़काव किया, ना कि जमीन पर डाला आपने। जमीन में तो वही आपको गोबर की, मुर्गी की खाद, आपको प्रत्येक प्रकार की खली, सरसों की, मूंगफली की, अरंडी की खली, ये सब आपको देनी पड़ेगी वहां पर। करेक्ट। नीचे आपको बील पत्थर है जो पोटास की पूर्ति के लिए आपको वो करना पड़ेगा। फिर आपको आयरन की पूर्ति के लिए आप सीधा सा स्रोत है, अब आयरन की पूर्ति कहाँ से करे? कोई आयरन का टुकड़ा तो पौधा लेगा नहीं। तो आप हमने एक प्रयोग किया था, बेल्डिंग वाले जो होते हैं, बड़े बड़े बेल्डर होते हैं जो लोहा काटते हैं, उनके वहां की मिट्टी लेके आए हम लोग, डस्ट मिट्टी जो जमीन पर काम करते हैं, जो बारीक कण गिरते हैं, उस मिट्टी को हमने फिर छाछ में डाला तो छाछ ब्लैक हो गई, क्योंकि छाछ ने उसको पूरा अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर उस छाछ को हमने गोबर में डाला, गोबर की खाद तैयार करी, फिर पौधों को दिया तो आयरन की पूर्ति हुई उससे। कॉपर की पूर्ति के लिए इसी तरीके से हमने कॉपर छाछ में डाला, छाछ में डाल के गोबर में डाला, फिर दिया तो कॉपर की पूर्ति हुई। कॉपर के लिए नीला तोता भी आप यूज कर सकते हो, सल्फर के लिए गंधक को यूज कर सकते हो। सब चीज का समाधान है। बोरोन के लिए आप स्वाग पाउडर का यूज कर सकते हो। फास्फोरस के लिए आप रॉक फास्फेट का यूज कर सकते हो। सही बात है, मतलब सब चीज का आंसर है मिल जाएगा अपने को, खोजेंगे तो मिल जाएगा। आपको क्या लगता है सर, अगले कुछ सालों में ग्रीन हाउस, नेट हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, इसको आगे बढ़ना चाहिए? देखो इस पर भी काम करने की बहुत बड़ी, मैं देखो आपको बताऊं, बहुत काम करने की जरूरत है। एक तो इसमें सबसे पहला तो है कि एक मेथड बना हुआ है जो मुझे कई बारी इसका बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। आप बेंगलोर में आपने पॉली हाउस बनाया, साइंटिस्ट ने तो किताब में पढ़ा कि पॉली हाउस में आप फसल करते हो, पॉली हाउस में आप फसल करते हो तो आपको इस फसल में ये चीज इस अवस्था में देनी है।
आपको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, फास्फोरस की पूर्ति के लिए स्टार्टिंग अवस्था में 2 किलो 1 एकड़ का या 2 किलो 1 हेक्टेयर का या 5 किलो 1 हेक्टेयर का 1261 चलाना है, आपको चलाना है। ये पूरी जगह में नहीं लागू हो सकता। ये सही बात है, हर जगह पे अलग होगा। हर जगह का अलग मेथड सेट करो। पॉली हाउस में आया था, पॉली हाउस उत्पादन भी अच्छा करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। आज पॉली हाउस में ऐसी जगह पॉली हाउस लग गए जहां क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव, बिना जानकारी के पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है पॉली हाउस में भी। तो वहां जो पॉली हाउस बनाने वाली कंपनियां है, वो वहां पर किसानों को जागरूक करके, देखो पूर्ति करने के लिए इन सब संसाधनों की जरूरत है। अब आज मेरे को खीरा करना है, ओपन में बाहर नहीं हो रहा, तो मैं कहाँ करूंगा? पॉली हाउस मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। शिमला मिर्च, आज कितने लोग हैं, अब आज शहर के शहर आपका बेंगलोर है, जयपुर है, दिल्ली है, गुड़गांव है। गुड़गांव के अंदर साल भर उनको लेटुस चाहिए, साल भर उनको ब्रोकली चाहिए, साल भर उनको रेड येलो कैप्सिकम चाहिए। तो ये कहाँ से करोगे? ओपन फील्ड में तो होनी नहीं। अंत पर आपको जाना तो इसी फील्ड पर पड़ेगा। आपको ओपन फील्ड में मिट्टी को भी ब्रेक देना होता है। नहीं, ब्रेक देना होता है और देना होता है, वो तो बाद की बात है। ओपन टेम्परेचर ही नहीं होने देगा, ये कंडीशंस नहीं होने देंगे। सही बात है। तो जाना तो इस पर पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है। किस डायरेक्शन में सर? कौन से, कैसा काम यही है कि जो किसान को मैं ये कहूंगा उस कंपनी से लगाएं पॉली हाउस जो आपके साथ में लास्ट तक खड़ी हो। ज्यादातर क्या होता है, पॉली हाउस लगाया, पैसा लिया, उसके बाद में लोग निकल जाते हैं। ये हकीकत है। मैं पूरे राजस्थान में पॉली हाउस संघ से जुड़ा हुआ हूँ, काफी पॉली हाउस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बस बेच के चले जाते हैं, लगा करके चले जाते हैं। इसलिए आई थिंक भारत में भी आज भी बहुत पॉली हाउस फेल हो रहे हैं। कितने चाहिए आपको, मैं दिखाता हूँ। राजस्थान में कितने तंबू पड़े हैं जो करने वाला कोई नहीं है। बेच रहे हैं उखाड़ उखाड़ के, लग रहे हैं बेच रहे हैं, लग रहे हैं बेच रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इतना महंगा पैसा लग करके क्यों हो रहा है? क्यों? तो सरकार की सब्सिडी खराब हो रही है। क्यों हो रही है? सरकार को तो सब्सिडी इसलिए करनी है क्योंकि सीधे अगर किसान को काम कर दे तो उनको कुछ बनना नहीं है, किसान सबल हो जाएगा। किसान को तो सुता रहने दो। आप सब्सिडी में मानते हैं? मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी किसी भी प्रकार से। मैं सब्सिडी का घोर विरोधी हूं, लेकिन मुझे मेरी कीमत चाहिए। मुझे मेरा जो उत्पादन किया है, मुझे सब्सिडी दे करके भिखारी मत बनाइए आप। मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? कुछ क्या देती है? कुछ नहीं देती। क्या देती है? 4 ड्रम देती है, छोटा मोटा सामान देती है। उससे 5,000 4,000 रुपए से क्या होता है? मजदूर एक तरफ तो आप सब्सिडी दे रहे हो 4,000 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, दूसरी तरफ से नरेगा में आपने मजदूर को और मजदूर बना के छोड़ दिया। 10 किलो अनाज दे करके आपने उसको काम करने से उसकी सोच ही वहां तक लिमिट कर दी मजदूर को कि तेरे को 200 रुपए बैठे मिल रहे हैं, फोकट में मिल रहे हैं, तू काहे को मजदूरी कर रहे हैं, हम तेरे को अनाज दे रहे हैं। तो किसान को तो मार रहे हो ना आप। जैविक खेती कहाँ से करेगा? बिना मजदूरों की खेती कहाँ से करेगा? अगर मजदूर नहीं होगे तो वीडीसाइड डालना मजबूरी है उसकी। सही बात है। तो ऐसी सब्सिडी, ऐसे खैरात का दिया हुआ क्या फायदा? आप उस मजदूर को ये कहो कि तू 600 रुपए दिन के कमाने वाला कैसे बनेगा, उस पर काम करो। 1,000 रुपए पर डे का तू कैसे लेगा? हम बताते हैं 1,000 रुपए कैसे लेगा। कैसे? आइए मजदूर हमारे साथ में काम करिए, हम पार्टनर बनाते हैं मजदूरों को। अब उसकी सोच ही आपने ये कर दी कि शाम को तेरे को 10 किलो अनाज मिल जाएगा, तेरे को महीने की 3 किलो दाल मिल जाएगी, तेल मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, 200 रुपए मजदूरी मिल रही है, हो गया आपका काम। उधर आप किसान को कह रहे हो कि मजदूर को तो उधर सेट कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को कह रहे हैं कि तेरे को एक एकड़ का 10,000 रुपए दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं। तो 20,000 से क्या करे वो? कोई मॉडल नहीं है। और जो बाकी सब्सिडी, जो ड्रिप और पॉली हाउस ये सब है, उसके बारे में क्या बोलूँ मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता किसी भी चीज के ऊपर। मैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर बोल पाऊंगा, मेरे सब्जेक्ट के बढ़िया उत्तर दे पाऊंगा मैं आपको। सही बात है सर। आज के डेट में जो एक और कॉन्सेप्ट काफी चला है वो बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। मैं समझना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता ये बात
बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर मैंने बताया, बायो फर्टिलाइजर में जैव कल्चर है, वही जो हम नेचर से करें, लेकिन जो कंपनियां बेच रही हैं वो जैव कल्चर। देखो मैं बताऊँ बात है इसमें, बायो फर्टिलाइजर जैव कल्चर है, जैसे मान लो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उनमें हमारी भी सोच थी कि हम एक लैब लगाएं, लेकिन मैं ये काम कर नहीं पाया क्योंकि मेरे सारे संसाधन मेरे रिसर्चों में मैंने खत्म कर दिए। मेरा लैब लगा करके काम करने का, और लगाऊंगा मैं जिस दिन लैब लगाऊंगा उस दिन उस एरिया के किसान को वो चीज दूंगा जो कोई नहीं दे पाया, आज नहीं है मेरे पास। बायो जैव कल्चर अच्छी चीज है। अब बायो पेस्टिसाइड भी आ रही है बाजार के अंदर, उनके बारे में तो क्या बताएं आप। उसमें मतलब सही में वो बायो होते हैं कि बस नाम का? देखो हमने लैब टेस्टिंग करवाए नहीं है, लैब टेस्टिंग ये काम आप करो, थोड़े बहुत ला करके चेक करवा करके देखो क्या वो सही है क्या गलत है। सही बात है। अब आम किसान तो लैब टेस्टिंग का पैसा कहाँ से खर्च कर गया? मैंने आपको बताया ना, किसान को तो जो जिसने जा करके बोल दिया ये है तेरा। अब जैसे कपास की फसल करने वाले किसान है, कपास पर हमने रिसर्च की है बहुत बढ़िया। कपास के ऊपर जो अभी पंजाब और हरियाणा में इल्ली का प्रकोप हुआ था, लाल सुंडी जिसे बोलते हैं, काफी नुकसान हुआ है। तो हम किसानों को उसमें कर रहे हैं, भाई लाल ये इल्ली तो आती नहीं, पहले तितली आती है, वो अंडा देती है, फिर होते हैं। तो आप आसपास के जितने पेड़ हैं आपके वहां पर, उनमें आकर के इस समय वो बैठती है, उनके ऊपर आप किसी भी तरह का छिड़काव करके उनको डैमेज करिए। खेत के अंदर लाइट ट्रैप लगाइए, रात को लाइट ट्रैप लगा करके उनको करिए। फसल बीज रहे हो उसी समय से करोगे तो बहुत ज्यादा उसका लोगों को फायदा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी देसी टोटके हैं वो कारगर है, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही है, कारगर है वो भी। समझ गया जी। मानिए सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपसे सीखने आया हूँ अभी, और मेरा आपका ये पॉडकास्ट सुन के मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि मैं आपकी तरह ऑर्गेनिक खेती करूँ। जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताया मिट्टी के, वो सब सॉल्व करके मैं एक अप्रोच लूँ। तो मेरे लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप गाइड और एडवाइस क्या देंगे कि ऐसे स्टार्ट करो, इस क्रॉप को पकड़ो, ये या तो ये नहीं, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है, हर एरिया के लिए अलग है। अब जैसे आपके राजस्थान में अगर मैं आया तो आप मैं बताऊं, एक तो फसल वो लगाओ जो फसल आपको दाम दे। सबसे जरूरी चीज वो है। आज अभी टमाटर का भाव बढ़ेगा। क्यों? टमाटर जो मार्च में जो लगा हुआ था वो धूप की वजह से जल चुका है, अब डैमेज हो चुका है, अब भाव बढ़ेगा टमाटर का। अब आप पोली हाउस भी लगाते हो तो पोली हाउस में इस समय टमाटर की उत्पादन होना स्टार्ट होना चाहिए, उस किसान के बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। अब वो पोली हाउस में वही पर्टिकुलर खीरे पर चल रहा है, शिमला मिर्च की कई बार हालत ये हो जाती है, बाजार में कोई लेने वाला नहीं होता है, बहुत सस्ती हो जाती है, कलर्ड कैप्सिकम। हाँ, आप पोली हाउस में भी ऐसी फसलें चुनो कि उनका डाटा लो कि भाई इस समय आकर के ये फसल की डिमांड होती है। एक ही कर लो साल में बहुत है, एक ही फसल ले लो, एक ही ले लो बहुत है। ये डाटा कहाँ मिलेगा सर? डाटा आप तो मंडियों से कलेक्ट कर लो ना। ये भाई आपके यहाँ की सब्जी मंडी है, साल भर से उसका नेट पर सर्च कर लो कि कौन से महीने में 4 साल का 5 साल का ले लो। और मैं आपको कह रहा हूँ कि टमाटर का तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी मई चल रही है ना, अप्रैल मई महीना चल रहा है, जी, जून जुलाई अगस्त इन महीनों में टमाटर के रेट देखना आप, सितंबर तक बढ़ेगा, 100 रुपए से किलो से ऊपर जाएगा। अच्छा, आप उगा रहे हैं? आप उगा रहे हैं? लगा रहे हैं हम। और इस समय अब आप सीधा डायरेक्ट किसान को कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट सीड लगाए, पौध ना लगाए, सीड लगाए, डायरेक्ट सीड लगाए। क्यों? पौध आप तैयार करके ट्रे में लगाओगे तो पौध को तो ठंडे टेम्परेचर में आपने ट्रे में उगा लिया, इस समय जैसे ही वो टेम्परेचर में जाएगी, गर्मी के टेम्परेचर में उड़ जाएगी वो। लेकिन जो कहते हैं डायरेक्ट बीज लगाओ तो जो यंग प्लांट होता है वो एनवायरनमेंट का वो झेल नहीं पाएगा। नहीं, बहुत इस पर मैंने लाखों रुपए खर्च करने के बाद में ये बात बोली है आपको। अच्छा, इस महीने के लिए पर्टिकुलर, खास करके इस टाइम के लिए। ग्रीन हाउस में भी नहीं, ग्रीन हाउस में तो आप
ग्रीन हाउस की बात नहीं कर, मैं ओपन फील्ड की बात कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस में तो आपके पास टेम्परेचर है, आप चाहो जिस टेम्परेचर में आप रख करके वो, ग्रीन हाउस में तो आप अपनी ट्रे के अंदर लगा करके वो लगा रहे, वो ठीक है। मैं ओपन फील्ड की बात कर रहा हूँ। अभी हमने ओपन फील्ड पर लगाया टमाटर, अभी इतना बड़ा हो रखा है, वो सीड लगाया। गोभी लगाई है हमने, हम 45 डिग्री में गोभी ले रहे हैं। साल भर गोभी गर्मी में ले रहे हैं। आपका एक ये भी था ना, एक आप जो वीडियो बनाते कि एक गोभी से आपने बहुत फूल लिए थे। हमारा एक गोभी के ऊपर 12 फूल पत्ता गोभी का लेने का है। अभी हम लोग एक रिसर्च चल रहा है हमारा, जो शायद अगले साल हम कृषि विश्वविद्यालय के साथ में रिकॉर्डेड करवाएंगे उसको। आज तक हमने रिकॉर्डेड करने का प्रयास, क्योंकि मैंने कर लिया, मैं संतुष्ट हुआ, छोड़ दिया। अब हम रिकॉर्डेड करने का प्रयास करेंगे। भाई रिकॉर्ड कोई बन रहा है तो उसको रिकॉर्डेड तो करवाओ। बिल्कुल। तो अगली साल हम करेंगे, एक बार गोभी लगाएंगे और साल भर लेंगे उसको। एक गोभी में यूजुअली कितने फूल आते हैं? वैसे तो लोग किसान एक लेता है, हम 10-12 तो ले चुके हैं। और अब की बार जो आएगा, एक गोभी को हम लोग 10 महीने तक चलाएंगे। पत्ता गोभी को जो लगाएंगे हम सितंबर अक्टूबर में, जो पत्ता गोभी लगाते हैं हम लोग, उसको वापस सितंबर तक चलाने का प्रयास करें। चलिए, तो आपके मैं एडवाइस ले करके मैंने ऐसा मार्केट स्टडी कर लिया, मैंने मार्केट समझ लिया और उस हिसाब से मैं क्रॉप चूज कर लिया हूँ। और अगला जो आपने नॉलेज प्राप्त किया जो ऑर्गेनिक मेथड्स के बारे में, उसका मैं नॉलेज अवेलेबल है ओपनली, आप जो सीखे हैं इतने साल से। वो मैंने मेरी एक किताब भी देखो, बहुत सी किताबें, बहुत से नॉलेज हैं। आपको खुद को फील्ड पर जाना पड़ेगा, खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा, पौधों से बातें करनी पड़ेगी आपको। पौधों से बातें करने का मतलब, पौधों की पत्तियों में कलर फर्क आ रहा है, पत्तियां रंग चेंज कर रही है, तो कुछ ना कुछ मांग रही है आपसे। और वो उसी से मांगेगी जो उनसे बातें करेगा, जो उनके पास जाकर के बैठ करके देखेगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? जी। तो आप जब फील्ड पर जाओगे तो सारी चीजें आपके सामने है। वैसे मैं आपको एक मेरी किताब भी दे के जाऊंगा आज आपको जी, जो मैं लाया हूँ वो आपको प्रेजेंट करूंगा। किताब मैंने लिखी है, अभी नई लेटेस्ट वर्जन एक और, मैं अगले 2-4 महीने में एक किताब और नई रिसर्च की और, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ जी, जहर मुक्त संतुलित खेती के ऊपर है मेरा। उसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है मैंने। प्रयास ये क्या है, ये कीड़ा आने पर फोटो दी है, इस कीड़े आने पर ये करना है, इस कीड़े आने के पर ये किया, एक प्रयास किया है। अब वो लोगों को करेंगे फॉलो तो काम आएगा वो। और जो मानो अच्छे से खेती भी कर लिया, और मैं आपको एक एक स्टेप से समझना चाह रहा हूँ, फिर जब बेचने का आता है, आप कैसे मैं डायरेक्ट कस्टमर को बेच पाऊँ, उसका क्या आपका एडवाइस रहेगा? देखो, कस्टमर को प्रयास ये करो कि समूह बना करके, छोटे छोटे समूह बना करके एक ऐसे डेमोस्ट्रेशन तैयार करो आप। डेमोस्ट्रेशन? हाँ, बड़ी, आपका कस्टमर बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी के पास में आपने डेमोस्ट्रेशन तैयार कर लिया, वहां इनवाइट करो कस्टमरों को, लोगों को इनवाइट करो, वहां ऐसे सेलिब्रिटी बुलाओ उस सिटी के, ऐसे राजनेताओं को बुलाओ, ऐसे अधिकारियों को बुलाओ और उनको बुला करके दिखाओ कि देखो हम इस मेथड से काम कर रहे हैं। आजकल जमाना, एक नया जमाना पैदा हो गया, जो नई जनरेशन सिर्फ फोन पर मंगाना पसंद करती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रोग है भाई साहब। क्यों सर? उनको पता ही नहीं क्या चीज आ रही है फोन पर। आपने फोन डाला और घर पर पहुंच गया, आपके घर पर। आजकल फोन पे भी बहुत ऑर्गेनिक करके आ रहे हैं। मैं उन चीजों पर वो जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन आपने फोन पर बटन दबाया कि आपके घर पर पहुंच गया। अरे देखो तो सही, आप कौन सी चीज खाने जा रहे हो आप, जिससे आपका जीवन चलेगा, जिससे आपकी जवानी चलेगी, जिससे आपका बुढ़ापा चलेगा, उसको देखो तो सही कम से कम। उसकी फीलिंग तो लो ना, किस तरीके से पैदा हो रहा है। तब उसका अलग से, आज किसी बच्चे ने घर पर कोई, आप किसी का बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता है, मान लो किसी का बच्चा टमाटर नहीं खाता है, या बैंगन नहीं खाता है, या लौकी नहीं खाता है, खीरा नहीं खाता है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो बच्चा खीरा खाने लग जाएगा। उस बच्चे को प्रेरित करो, घर पर गमला लगाओ, उससे बीज लगवाओ खीरे का, उससे पानी दिलाओ, उससे तैयार कराओ, और जैसे खीरा लगेगा फिर वो न तो किसी को तोड़ने देगा और वो खुद खाएगा। और जुड़ाव होगा उसका। और जब तक नई जनरेशन का जुड़ाव नहीं आएगा इसके अंदर, तो क्या खा रहे हो और क्या ले रहे हो कोई पता नहीं उसका।
आज के दिन में बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं जो मतलब क्लीन फूड नहीं, आजकल ऐसे भी आ रहा है, खेत में लोग अब एग्रो टूरिज्म बेस पर तैयार कर रहे हैं। खेत में आप वहां पर जाओ, रात को रुको, देखो, दूसरे दिन खेत में घूम फिर करके आओ, तो उससे वहाँ आउटिंग भी हो गई आपकी, साथ में वो आपने को देखने को भी मिल गया। तो और क्या तरीका है सर? आपका कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप होते हैं जिससे आपसे लोग सीख सकें? ट्रेनिंग तो हम साल में 1-2 साल में हमने 2-3 ट्रेनिंग तो बड़ी करी है हमने। अभी बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ काम में लग गया, कुछ रिसर्च में लग गया। अभी अगले साल करने का प्रोग्राम है एक बड़ी ट्रेनिंग का। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया लेवल के लोगों को बुला करके करेंगे, और फिर अगर इसका अच्छा रहा तो फिर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण पर निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे साथी सब जगह है, किसान हर जगह मिल जाएगा आपको, और जो किसान होगा वो हमारा साथी है। भाषा हो सकता है वो उसको मेरी समझ में नहीं आए, मेरी उसको समझ में नहीं आए, जब उसके खेत में जाके खड़े होकर के देखेंगे तो वो मेरी गूंगी भाषा समझ जाएगा और मैं उसकी समझ जाऊंगा। सही बात है, प्लांट से भी तो वैसे ही बात करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। सर, आपका मैसेज, जो हम जवान लोग आना चाह रहे हैं खेती में, कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए, हमारे देश के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब से? देखो, खेती को कॉमर्शियल रूप से करके, क्योंकि अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते आप। कॉमर्शियल के साथ में, भावनात्मक जुड़ाव के साथ में, और पूरी जानकारी के साथ में अगर इस फील्ड पर आप आओगे तो फिर, और यंग जनरेशन आजकल आईटी का इतना बड़ा है कि वो घर पर बैठे बैठे अमेरिका में अपना सामान बेच सकता है। हम लोग इसमें पिछड़े हुए हैं क्योंकि हम इसमें बहुत कमजोर हैं, टेक्नोलॉजी में कमजोर है। तो दोनों का जब जिस दिन संगम हो जाएगा तो बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं। सरकार आज नौकरियां इस फील्ड के अंदर अगर अच्छी तरीके से, मैं सरकार को मैसेज देना चाहूंगा, बोलिए सर, ओपन प्लेटफॉर्म, कि अगर इस फील्ड को आप अच्छी तरीके से इस पर काम किया जाए, न कि जो चैम्बर में बैठ करके काम कर आपको देने वाले, प्लान बना के देने वाले हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध करवाए जाए। और इसमें बहुत स्कोप है, पूरा वर्ल्ड आपसे मांग रहा है, पूरा वर्ल्ड आपसे सामान मांग रहा है, और आप देने में सक्षम हो, लेकिन पता नहीं कहां से हम मिस हो रहा है, जो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे इसके अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर मेरे बच्चे और बच्ची बाहर हैं, कनाडा है, वहां पर जो वो, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहां पेस्टिसाइड का प्रयोग ना के बराबर है, ऐसा होता ही नहीं है वहां पर। बहुत बढ़िया क्लाइमेट है वहां पर। वहां पर आपको दवाई की दुकान नहीं मिलेगी ऐसे कि आप दवाई डाल दो वहां पर फसलों के अंदर। सही बात। खेती कर रहे हो, वहां का जो साइंटिस्ट आएगा वो रिकमेंड करेगा, वही चीज डालनी पड़ेगी आपको। और क्लाइमेट के हिसाब से कीड़े है नहीं, फंगस है नहीं वहां पर, पानी इतना शुद्ध है पूछो मत आप, पोल्यूशन है नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, बहुत पैसे दे करके लेके आते हैं, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ लोगों को अब धीरे धीरे समझ आएगी। ऐसी बात नहीं है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे लोगों ने अब मुहिम चालू कर दी है कि यार इन किसानों को प्रमोट करना चाहिए हमारे को। सही बात है, हमारा भी ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है। तो जो अच्छे किसान काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करो, उनको प्रमोट करो, उनको अच्छे मंच पर लेके जाओ, तो उनको देख करके 10 लोग और आएंगे। तो इस तरीके से मुहिम चलेगी। परफेक्ट सर। सर धन्यवाद। और कुछ आप फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस मैसेज यही है कि काम करो, फल की चिंता मत करो, इतना उगा लो जिससे अपने घर का पेट पलता रहे। बिल्कुल। बाकी एक दिन हम जैसे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान हैं उनका समय आएगा। बिल्कुल। आज नहीं तो कल हमारा समय जरूर आना है, और उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारा समय आएगा। और आपने हमें बुलाया इतनी दूर जयपुर से खोज करके यहाँ। मैं बिल्कुल किसी प्रकार का पिछले 2 साल में मैंने कोई किसी भी चैनल में कोई इंटरव्यू नहीं दी है। मेरे वहां पर जयपुर जहाँ रहता हूँ, आसपास मेरे जितने भी चैनल वाले हैं
सब मेरे को जब भी कोई किसान से संबंधित बात आती है डिबेट में बुलाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता ही नहीं हूँ। क्यों? मैं कोई कड़वी बात बोल दूंगा जो सरकारों को बुरी लगेगी, किसी को और को बुरी लगेगी, तो क्यों मैं मेरे विरोधी बनाऊं? मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। यही मेरा कर्म है बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। धन्यवाद आपका कि आप सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत ही सेल्फलेस चीज़ भी है, क्योंकि आप सब कुछ आप छोड़ के अपना पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी इसकी तरफ दे रहे हैं और आप यहाँ आए बैंगलोर हमारे साथ बात करने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपनत्व आप लोगों ने दिया है वो हमेशा याद रहेगा। जी सर, धन्यवाद सर। आपसे सीखते रहेंगे। जी बिल्कुल। एंड ज़रूर और बात करेंगे। जी।